हेलो एवरीवन, मैं अनूप सर एक बार फिर से आप सभी का द मेंटोर एडो हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स का थर्ड क्लास करने वाले हैं। इसके पहले दो क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में समझा। उसके बाद मुख्य रूप से इस टॉपिक में जो हम लोगों को पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब के रिलेशन के बारे में समझा। आज की क्लास हम लोग एक छोटे से रूल से प्रारंभ करना चाहेंगे और उसके बाद आपको जो नाउन एंड नंबर में यूनिट और फ्रैक्शन में जो चीज़ें बताए गए थे अवध से पहले वाले लॉजिक पे कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यूनिटरी मेथड में हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम लोग उसे कैसे डील करते हैं। तो अवध से पहले वाले लॉजिक से पहले एक छोटे से रूल पे चर्चा करना चाहेंगे और आज आपका रूल नंबर 4 होगा। ये रूल नंबर 4 क्या कहता है, पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग रूल पे चर्चा करेंगे। आपके सामने लिखा गया है एग्जाम्पल के रूप में देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा गया है देयर आर पेन्स इन माई पॉकेट। ठीक है, आंसर आपसे चाहूंगा कि इन दोनों एग्जाम्पल में कौन सही कौन गलत है। अगर इसकी चर्चा करें तो एक छोटा सा रूल पहले इसके लिए लिखा, आपके सामने लिखा जा रहा है एक छोटा सा शब्द है देयर। यहाँ हेयर या देयर दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन आपसे इसी से पूछा जाएगा, इस वजह से हम लोग इसी की मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। देयर, इसे हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इंट्रोडक्टरी, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं डमी सब्जेक्ट। ठीक है, दो नाम से इसे जाना जाता है। या तो हम देयर को इंट्रोडक्टरी वर्ड बोल सकते हैं या फिर हम इसे डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये सब्जेक्ट का काम तो नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रोल जो है एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ देयर से हो, उसके तुरंत बाद वर्ब और इसके बाद नाउन। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ जो वर्ब लगाया गया है ये किस फॉर्म में होना चाहिए। आप एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे, देयर के साथ इज भी लगाया गया है, देयर के साथ आर भी लगाया गया है। इसी रूल को डिस्कस करना चाहे तो देयर हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसे हम डमी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद वर्ब क्या होगा वो डिपेंड करेगा इसके बाद वाले नाउन पे। ठीक है ना, क्योंकि ये डमी सब्जेक्ट है। एक्चुअल सब्जेक्ट का काम हमारा ये करेगा जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन पा रहा है। ठीक है, तो अगर मान ली जाए नाउन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब देंगे। अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ फॉलो होगा। एक बार फिर से समझेंगे, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो, जिसे हम लोग डमी सब्जेक्ट के रूप में कह रहे हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा ये डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो इसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रूल था। अगर हम लोग अगले रूल पे चले तो पहले हम लोग एग्जाम्पल के मदद से कुछ समझने का प्रयास करेंगे, बाद में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पे पहुंचेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा जा रहा है 10 miles is are a long distance to cover on foot, इसके बाद अगर चर्चा करें तो अगला रूल है 10,000 rupees is are distributed study। अगले एग्जाम्पल के रूप में 168 सेंटीमीटर्स इज आर माई हाइट। अगर हम लोग इन तीनों एग्जाम्पल को समझना चाहें तो इसके लिए हम लोग एक छोटे से टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे।
नाउन एंड नंबर में हम लोगों ने चर्चा किया था यूनिट के बारे में, ठीक है। उस जगह यूनिट को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक था डेफिनिट और दूसरा था इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट एक छोटा सा एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। यूनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इस डेफिनिट वाले दायरे में हम लोगों ने दो बातें सीखी थी। पहला जो दायरा था वो न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या यहाँ एडजेक्टिव, ठीक है, ये पहला दायरा था। और इसी का जो दूसरा दायरा था इसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे न्यूमरल प्लस यूनिट, ठीक है, ये दूसरा दायरा। ये यूनिट हमारा दो भागों में बट रहा था, एक को हम लोग कह रहे थे कॉम्पैक्ट और दूसरे को कह रहे थे नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट ये सारी बातें हम लोग नाउन एंड नंबर में सीख चुके थे। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि यूनिट को हम लोग दो एस्पेक्ट में समझे थे, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। अभी हम लोग केवल डेफिनिट की चर्चा कर रहे हैं। डेफिनिट में दो तरह के दायरे थे, एक न्यूमरल यूनिट प्लस नाउन। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इस तरह से लिखे जा रहे थे, सी सॉ अ 6 फीट स्नेक, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये 6 हमारा न्यूमरल है, ये फीट हमारा यूनिट है और स्नेक हमारा नाउन है। तो ये हुआ न्यूमरल, ये हुआ यूनिट और ये हुआ नाउन। अब इस जगह पे या तो नाउन भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसमें हम लोगों ने ये बातें सीखी थी कि अगर इस तरह का कुछ कंडीशन आता है तो इसमें ये जो हमारा यूनिट है ये यूनिट कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा, ठीक है। इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये सिंगुलर होगा नाउन एंड नंबर में। उसी के आधार पे न्यूमरल यूनिट प्लस नाउन में ये फीट ना हो करके ये क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। हालांकि यहाँ हम लोगों ने यूनिट पे चर्चा की थी कि यूनिट हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। हम लोग पढ़ रहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इस टॉपिक में हम लोग वर्ब पे ध्यान देंगे कि ये वर्ब आखिर कैसा होने वाला है, ठीक है। अब अगर दूसरे एस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो न्यूमरल प्लस यूनिट, इसमें ना तो नाउन है ना ही एडजेक्टिव है। अब ये इस प्रकार के कंडीशन में यूनिट दो प्रकार के हो रहे थे, एक कॉम्पैक्ट और दूसरा नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर हो, जिसे दूसरे चीज़ों की आवश्यकता ना हो। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था रुपीस, यहाँ लिखा था मंथ्स, मंथ, रुपी, ईयर, इस प्रकार का कुछ ऐसा था। और इसमें हम लोगों ने लिखा था डजन, थाउजेंड, 100, इस प्रकार का। अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहे, एग्जाम्पल लेंगे, इसके मदद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ मैं लिखूं he has given me 10 रुपीस। अगर दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग चले तो यहाँ लिखेंगे I have bought 4 डजन। तो इसमें हम लोगों ने ये समझा था कि अगर यूनिट हमारा कॉम्पैक्ट हो तो इसमें एस या एस का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर यूनिट हमारा नॉन कॉम्पैक्ट हो तो एस या एस का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। सेम चीज़ें यहाँ है, ध्यान देंगे। ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये न्यूमरल है और ये साथ ही साथ क्या है, न्यूमरल के बाद यूनिट है। न्यूमरल के बाद यूनिट है, किसी भी प्रकार के नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। इस कंडीशन में हम लोगों ने ये समझा था कि न्यूमरल प्लस यूनिट। अब हम लोगों को ये समझना है कि ये जो यूनिट है ये यूनिट कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है। तो मैंने अभी बताया कि अगर मीनिंग अपने आप में क्लियर हो तो कॉम्पैक्ट में रखे जाएंगे, एस या एस का प्रयोग होगा। मीनिंग अपने आप में क्लियर ना हो तो नॉन कॉम्पैक्ट में रखे जाएंगे, एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझते हैं, ही हैज़ गिवन मी 10 रुपीज़, उसने मुझे क्या दिया, 10 रुपया दिया। अगर 10 रुपया दिया ये तो क्लियर हो गया, मीनिंग तो इसका अपने आप में क्लियर है। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें तो आई हैव बाउट 4 डजन, आई हैव बाउट 4 डजन, मैंने कितना दर्जन खरीदा, 4 दर्जन। 4 दर्जन खरीदा, आखिर 4 दर्जन आपने क्या कलम खरीदा,
एग या कुछ और, इसका मतलब इसका जो सेंस है क्लियर नहीं हो पा रहा है तो नॉन कॉम्पैक्ट में रखे जाएंगे, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये तो हमारा यूनिटरी मेथड के माध्यम से यूनिट सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे उस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन सिंटैक्स में हम लोगों को मुख्य रूप से सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को फॉलो करवाना है, ठीक है। हम लोग अब वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वर्ब कैसा होने वाला है इसी टॉपिक में। तो हम लोगों को यहाँ से एक बातें समझ में आ रही है, 10 माइल्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10,000 रुपीज 168 सेंटीमीटर्स। यहाँ से एक चीज़ें तो हम लोगों को ये समझ में आ रही है कि न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या एडजेक्टिव यहाँ हो सकता है। न्यूमरल प्लस यूनिट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चर्चा किससे रिलेटेड है, यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। नाउन एंड नंबर में हम लोगों ने यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था और वहाँ हम लोगों ने ये समझा था कि यूनिट को हम लोग दो एस्पेक्ट में समझ रहे थे, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में आ रहा था न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, पहला दायरा, और जो दूसरा दायरा था वो केवल न्यूमरल और यूनिट के रूप में था, जिसमें यूनिट दो वर्गों में डिवाइड हुआ था। एक को हम लोग कॉम्पैक्ट बोल रहे थे जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर था, एक को हम लोग नॉन कॉम्पैक्ट बोल रहे थे जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं था। ये सारी बातें हम लोगों ने नाउन एंड नंबर में पहले ही डिस्कस कर लिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो नाउन एंड नंबर में यूनिट से रिलेटेड एक लॉजिक आपको समझाया गया था। वो लॉजिक क्या था जरा हम लोग ध्यान देंगे। वो लॉजिक था अवध से पहले, ठीक है, अवध से पहले। इसी पे ये सारा का सारा एग्जाम्पल क्लियर होगा। अगर हम लोग ए के बारे में डिस्कस करें तो ए से अमाउंट, डब्ल्यू का मतलब वेट, डिस्टेंस, हाइट, साइज और ये लास्ट में पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं ये सारी बातें यूनिट को लेकर के है कि अगर हमारा यूनिट के रूप में अमाउंट दिया गया हो, वेट दिया गया हो, डिस्टेंस, हाइट, साइज, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे। क्या कि ये सारे के सारे दो फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। एक दिखाई देते हैं डिवाइडेड सेंस में और एक दिखाई देते हैं यूनाइटेड सेंस में। समझेंगे जरा ध्यान से, यूनाइटेड सेंस में, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में इनमें से किसी भी यूनिट का प्रयोग किया गया हो तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है हम लोगों के सामने दो तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, यूनाइटेड सेंस में, डिवाइडेड सेंस में। अगर यूनाइटेड सेंस में प्रयोग किया गया है तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर डिवाइडेड सेंस में प्रयोग किया गया है तो इसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब देते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने नाउन एंड नंबर में ये सीखा था कि इन सभी के लिए हम लोग यूनिट की जब चर्चा कर रहे हैं तो यूनिट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये नाउन एंड नंबर में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। ये केवल हम लोग सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब को लगाने का प्रयास करें। अब जरा ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के पहले तो ये समझेंगे कि यूनिट को समझने के लिए इस प्रकार की चीजें हैं। अवध से पहले एक छोटा सा लॉजिक हम लोग तैयार किए। अवध से पहले जहां ए से अमाउंट, डब्ल्यू से वेट, डी से डिस्टेंस, एच से हाइट, एस से साइज, पी से पीरियड ऑफ टाइम। अगर इन सभी में से कोई भी आया हो, यूनाइटेड सेंस शो कर रहा है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड करेंगे, डिवाइडेड सेंस शो कर रहा है तो इसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है 10 माइल्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। पहले तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि दूरी कितनी तय करनी है, 10 माइल्स, ठीक है। अगर 10 माइल्स दूरी तय करनी है तो क्या ये डिवाइडेड सेंस में हम लोगों को ये दूरी तय करनी है, कभी साइकिल से, कभी प्लेन से, कभी ट्रेन से, कभी फुट से? नहीं, ये सारे के सारे जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है हम लोगों को वो यूनाइटेड सेंस में, और वो कैसे, कवर ऑन फुट, केवल और केवल कैसे, पैदल, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 10 माइल्स की दूरी है ये यूनाइटेड सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या देना होगा, इज देना होगा।
अगर अगले वाले एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करें, 10,000 रुपीज इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी, कल कितने रुपए बांटे गए? 10,000 रुपये बांटे गए। इसका मतलब है कि बांटा गया है ना, जब बांटा गया है तो ये यूनाइटेड तो हो नहीं सकता है, डिवाइडेड सेंस मतलब अलग अलग रूप में बांटा गया होगा। इसका मतलब जब डिवाइडेड सेंस शो किया गया तो यहाँ इज ना दे करके हम लोग क्या करेंगे? आर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जाम्पल को हम लोगों को समझना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिस्कस करना है, यहाँ पे सोचना है, समझना कि आखिर इसमें इज होगा या आर। छोटा सा एग्जाम्पल है, लिखा गया 168 सेंटीमीटर्स इज आर माई हाइट। मेरा जो ऊंचाई है, मेरी जो हाइट है वो कितनी है? 168 सेंटीमीटर। अब आपको ये सोचना है, समझना है कि मेरी जो हाइट 168 सेंटीमीटर है उसे हम लोग यूनाइटेड सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, या फिर डिवाइडेड सेंस में बताते हैं। गौर से समझेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आपका हाइट क्या है, तो आप क्या कहते हैं? नीचे से लेकर के घुटने तक मेरी हाइट 70 सेंटीमीटर, घुटने से कमर तक 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। क्या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या इसे डिवाइडेड सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट, यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट, सभी को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल हाइट 168 सेंटीमीटर? ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर्स या 168। इसका मतलब यूनाइटेड सेंस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने हाइट को, तो इसके लिए हम लोगों को क्या देना होगा? इज देना होगा। ठीक है, तो ये तो जो सारी की सारी बातें हैं ये यूनिट से रिलेटेड हैं कि भाई अगर यूनिट हमारा यूनाइटेड सेंस में हो तो सिंगुलर वर्ब, डिवाइडेड सेंस में हो तो प्लूरल वर्ब। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फ्रैक्शन को लेकर के। हम लोगों ने नाउन एंड नंबर में इन बातों पे भी डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से उन सारी बातों को सीखना है, समझना है, जिन बातों को हम लोगों ने नाउन एंड नंबर में पढ़ा, प्रोनाउन में पढ़ा, एडजेक्टिव में पढ़ा, एडवर्ब में पढ़ा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में उन सभी बातों को रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले रूल पे। अगर हम लोग अगले रूल की ओर चले तो अगला रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मोर देन वन रूम वाज वेयर क्लीन्ड, मोर रूम्स देन वन वाज वेयर क्लीन्ड। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ वाज है, वेयर है, क्या होगा, वाज वेयर में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले बारे में जानते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, इस रूल को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल इज मोर ऑनेस्ट देन श्याम इज। ठीक है, कि सारे के सारे बातें हम लोगों को लॉजिकली समझना है, कोई तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, इंग्लिश है, चीज़ों को समझना होगा। राहुल इज मोर ऑनेस्ट देन श्याम इज। ठीक है, अब जरा हम लोग ध्यान देते हैं इस पे। अगर इस सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इस सेंटेंस में ये हम लोगों का सब्जेक्ट हुआ, नाउन। ठीक है, ये नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ। ठीक है, अब ये मोर के बारे में जानना है, ऑनेस्ट के बारे में जानना है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानना है। अगर ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में है, वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑनेस्ट के बारे में हम लोग समझ रहे कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के ठीक पहले ऑनेस्ट को मोर ऑनेस्ट बनाया जा रहा है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमारे सामने किसका प्रयोग किया गया है? एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। ये हमारा एडवर्ब हुआ। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ देन का प्रयोग हुआ है कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए, और उसके बाद दूसरे सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, यानी कि ये जब कंपैरेटिव डिग्री के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयोग किया जा रहा है तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। उसके बाद दूसरे सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा है यहाँ से। अब हम लोगों को ये समझना है कि इसी सेंटेंस में हम लोगों ने सभी शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान लिया। ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, ऑनेस्ट है, ये देन कंजक्शन है, ये श्याम है। अब हम लोगों को समझना है कि क्या एडवर्ब
किसी सेंटेंस में प्रारंभ में रह सकता है? क्या एडवर्ब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है? तो हम लोगों ने पहले भी सीखा कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, इसी नाउन प्रोनाउन के अलावे नाउन प्रोनाउन बनने वाला इन्फिनेटिव, जिरंड, ये हमारा नाउन के स्थान पे, यानी यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। ठीक है, इसके अलावे किसी के बारे में हम लोगों ने नहीं जाना। एडवर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, प्रारंभ में आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब, अब जरा इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद लॉजिक पे हम लोग चलेंगे। ये इस सेंटेंस में मोर एडवर्ब है, और हम लोगों को जैसा पता है कि एडवर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में तो आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ तो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम लोग देन के बारे में डिस्कस करें तो ये देन कंजक्शन है, और कंजक्शन कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना है कि राहुल इज मोर ऑनेस्ट देन श्याम इज। इसका मतलब है कि जहां कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव शब्दों का प्रयोग किया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने पहले वाले को ज्यादा वैल्यू देता है। इसका मतलब है कि पहले वाले को ज्यादा वैल्यू देता है। आगे इस एग्जाम्पल में हम लोगों को समझ में आया कि आखिर पहले वाले को किसको वैल्यू दिया जा रहा है। जरा ध्यान से समझेंगे, ना तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ना ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या दिख रहा है हम लोगों को? वन रूम। ठीक है, अब जब वन रूम दिख रहा है, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके आधार पे हम लोगों को वर्ब कैसा देना होगा? सिंगुलर देना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वाले एग्जाम्पल पे चले, फिर उसी तरह से हम लोग पहचानने का प्रयास करें तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक रूम्स पहले दिया गया है, बाद में वन दिया गया है। अगर इसे हम लोग नाउन मानते हैं, ये प्रोनाउन है, तो आखिर प्रयोग कैसे किया गया है, जबकि हम लोगों को पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकता है। अभी मैंने बोला कि जहां भी कंपैरेटिव डिग्री को शो करने वाला कोई शब्द आया है जो कंजक्शन के रूप में प्रयोग है, वो पहले वाले को ज्यादा वैल्यू देता है। अगर पहले वाले को ज्यादा फोकस करेगा तो इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये देन आया है, इसको ना फोकस करके ये किसको फोकस करेगा? पहले वाले को। इसका मतलब इसके आधार पे हम लोगों को अपना सेंटेंस का वर्ब लगाना है। ये रूम नहीं बल्कि रूम्स है, इस वजह से यहाँ हम लोग को वर्ब क्या देना होगा? वेयर देना होगा। अगर अगले एग्जाम्पल पे चले तो फिर उसी तरह से प्रयोग किए गए, ना तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है चूंकि एडवर्ब है, ना ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है चूंकि ये कंजक्शन है। उसके बाद अगर इसको हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा 5 रूम्स। अगर ये 5 रूम्स है तो जैसे हम लोग 5 स्टूडेंट के साथ आर लगाते हैं, उसी तरह से 5 रूम्स के साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम लोग लॉजिकली समझ रहे हैं, रटना नहीं है कि मोर देन वन के बाद ये मोर PCN प्लस इसके बाद ये, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग इसे डायरेक्ट रूल निकाल लेते हैं। रूल क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मान ली जाए मोर देन का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद यहाँ पे कुछ आया है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन का प्रयोग कैसे इस्तेमाल हुआ है ये हम लोगों को समझ लेना होगा। अगर मोर देन प्लस यहाँ पे नाउन का जगह खाली है तो ये जो हम लोगों का वर्ब लगने वाला है, यहाँ जो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो किसके आधार पे लगाना है? ये वर्ब लगाना है हम लोगों को इस वाले नाउन के आधार पे। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि ना तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये बन सकता है ना ये बन सकता है, तो आखिर बन कौन रहा है? यहाँ पे जो नाउन का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाला होगा वो इसी के आधार पे लगने वाला होगा, ठीक है। अगर दूसरे रूल को हम लोग समझने का प्रयास करें तो दूसरा रूल है मोर प्लस इसके जगह पे किसी नाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ है और उसके बाद किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो किस रूप में लगाना है जरा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मोर नाउन के लिए जगह खाली, देन किसी अन्य शब्द के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया ना तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है ना तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है,
या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हमने ये डिस्कस किया था कि कंपैरेटिव डिग्री को शो करने वाला जो शब्द आता है वो पहले वाले को ज़्यादा फोकस करता है, पहले वाले को ज़्यादा फोकस करता है। इसका मतलब हम लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है इसके आधार पे न लगा करके इसके आधार पे लगाना होगा, ठीक है, पहले वाले शब्द के आधार पे, नाउन के आधार पे। तो ये तो हमारा लॉजिकल कंसेप्ट हुआ इस रूल को समझने के लिए। अब हम लोग अगले रूल पे डिस्कस करते हैं और बात होगी फ्रैक्शन की। नाउन में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में भी जाना, समझा। ये फ्रैक्शन क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर मान ली जाए सेंटेंस, आपको पहले हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा जा रहा है 1/10 ऑफ द बुक्स इज नीडेड, इज आर नीडेड, ठीक है, आर नीडेड। या दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखना चाहें तो लिखेंगे 1/10 ऑफ द वर्क हैज ऑब्लिक हैव बीन डन, ठीक है। अब हम लोगों को इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि इस वाले सेंटेंस में इज या आर, इस वाले सेंटेंस में हैज या हैव। अब हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो वर्ब यहाँ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा होने वाला है। इस सेंटेंस में भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। लेकिन बात यह है कि यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, यहाँ भी ऑफ प्रीपोजिशन है। चूंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का हिस्सा होता है, इस वजह से ये जो हमारा वर्ब है ये इस वाले पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का हिस्सा है। उसी तरह से इस वाले दायरे पे ये वर्ब डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का हिस्सा है। डिपेंड करेगा किसके आधार पे? फ्रैक्शन वाले पार्ट। 1/10 इसका मतलब इस प्रकार से कुछ लिखा गया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ ये है कि ये हमारा प्रीपोजिशन तो दिख रहा है लेकिन इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन का काम नहीं कर पा रहा है। ये प्रीपोजिशन का काम क्यों नहीं कर पा रहा है, हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, इसको डिस्कस करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ प्लस जो कुछ भी आया है भाई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देना है? हेल्पिंग वर्ब देना है, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे। पहला वाला जो लॉजिक कहता है वो ये कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ का प्रयोग किया गया है, कुछ भी नाउन आया हो। हेल्पिंग वर्ब आखिर ये कैसा लगने वाला है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग समझने का प्रयास करें तो एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं। यहाँ से छोटा सा उदाहरण क्या ले रहे हैं? द एप्पल्स ऑफ शिमला इज आर वेरी डिलीशियस, ठीक है। अगर मैं आपसे इस सेंटेंस में वर्ब के बारे में जानना चाहूँ तो आप तुरंत कहोगे कि सर इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो आर होगा क्योंकि एप्पल्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में यही काम कर रहा है। चूंकि प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस का हिस्सा बनने वाला है तो इसके आधार पे हम लोग ये तो लगा दिए। लेकिन इसमें 1/10 के आधार पे इज आर कैसे लगाए, 1/10 के आधार पे हैज या हैव कैसे लगाए? तो इस सेंटेंस में जो ऑफ है ये पोजीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ध्यान से समझेंगे। पोजीशन शो कर रहा है। पोजीशन बोले तो संबंध दर्शा रहा है। द एप्पल्स ऑफ शिमला, कहाँ का एप्पल? शिमला का। ये पोजीशन शो कर रहा है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में जो ऑफ आया है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन को। अगर गौर से समझने का प्रयास करें तो आसानी से समझ में आएगा। 1/10 ऑफ द बुक्स, ठीक है। अब जरा हम लोग अपने नियम पे चलते हैं, क्या कह रहा है। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं तो लिखा गया 1/10 ऑफ द बुक्स। कहा जा रहा है जितने भी किताबें हैं उसका कितना हिस्सा? 1/10। 1/10 बोले तो ये, ठीक है। अब जरा समझते हैं, जो कुछ लिखा गया है उसी को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहां से 1/10 ये लिखा गया है ऑफ द बुक्स। मान लेते हैं कि टोटल बुक्स की संख्या कितनी है? 200 है।
ठीक है, बुक्स। अब जरा हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, चूंकि 1/10 हम लोगों ने लिखा और ये इस ऑफ का मतलब इन दोनों सेंटेंस में क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। आप मैथ में भी पढ़े होंगे बॉडमास रूल, जरा समझते हैं। बॉडमास रूल, ये ब्रैकेट ऑफ बोले तो क्या, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो यही ऑफ तो है यहाँ पे, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन और टोटल बुक्स की संख्या रखी गई है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो ये कितना आ रहा है, 20 बुक्स। ठीक है, इसका मतलब अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा 20 बुक्स बन पा रहा है तो इसमें हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, इज या आर लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अगले वाले दायरे में चलते हैं। अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें तो लिखा गया है 1/10 ऑफ द वर्क। यहाँ भी वही चीज है, 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वर्क। अब बात आती है वर्क पे कि भाई यहाँ बुक्स तो काउंटेबल थे तो इसकी संख्या लिखी गई है 200 मान लेते हैं, लेकिन वर्क को तो हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था कि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के तहत आता है। अनकाउंटेबल नाउन की संख्या तो होती नहीं है, यहाँ तो हम कुछ लिख नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इन एग्जाम्पल को अगर समझे तो इसका जो वैल्यू है ये क्वेश्चन मार्क रह जाएगा कि जब ये वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम लोग इसके वैल्यू को कैसे निकालें। जब ये क्वेश्चन मार्क रह गया तो फिर हम लोग प्लूरल के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। हमेशा इसके लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से दो बातें हम लोगों को समझ में आती है। क्या आती है, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए इस जगह पे नाउन हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम लोगों को प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे। और अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा कि आप देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन है फ्रैक्शन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो भी हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाने पड़ेंगे। यहाँ से हम लोगों को तीन बातें समझ में आती है। यही आपका यहाँ का थ्योरी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझते हैं। एग्जाम्पल 1/10 ऑफ द बुक्स इज आर नीडेड, 1/10 ऑफ द वर्क हैव बीन डन। ठीक है, तो 1/10 हमारा फ्रैक्शन हुआ। अब किसी भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। अगर हम लोग इसको अब देखें ध्यान से तो यही से रूल निकल कर क्या आ रहा है, 1/10 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये ऑफ है। अब यहाँ पे नाउन पे ही तो डिपेंड कर रहा है सारा का सारा चीज। नाउन प्लूरल तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देंगे, नाउन अनकाउंटेबल तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देंगे, और इसी जगह पे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी के दायरे से थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो इसी फ्रैक्शन में से अगले बात को हम लोग समझना चाहेंगे। जा रहा है न्यूमरल परसेंट ऑफ, उसके बाद इस जगह पे कोई नाउन आया है, इसके बाद हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। अब इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा वो ध्यान देना है। पहले वाले एग्जाम्पल की मदद से ही हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। अगर पहले वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो लिखा गया था 1/10, क्या लिखा गया था, 1/10 ऑफ द बुक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को इज या आर में से कुछ लगाना था। दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिखा गया था 1/10 ऑफ द वर्क, यहाँ पे इज आर लेकर के चल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसी एग्जाम्पल को अब न्यूमरल परसेंट ऑफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूमरल क्या है, न्यूमरल का सीधा सा मतलब है नंबर नेम। क्या है, नंबर नेम। जब कभी हम अंकों को शब्दों के रूप में रिप्रेजेंट करें, अंकों को शब्दों के फॉर्म में लिखे, तो वो हमारा न्यूमरल कहलाता है। अब इसी जगह पे फ्रैक्शन तो है नहीं, चूंकि ये तो फ्रैक्शन था। अब इस जगह पे हम लोग इसको मिटा रहे हैं। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, न्यूमरल परसेंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, न्यूमरल परसेंट लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए 10% ऑफ, कितना लिखा जा रहा है, 10% ऑफ, 10% ऑफ।
उसी तरीके से यहां भी मान लीजिए हम लोग लिख लें 10% ऑफ, क्योंकि न्यूमरल परसेंट ऑफ। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है कि आखिर क्या हो रहा है। ध्यान देंगे, इसको भी हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से समझेंगे। 10 पर का मतलब ये हो गया, मैथ में आप पढ़े होंगे, परसेंट नीचे डिवाइड करेंगे। 10% बोले तो 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और बुक्स की संख्या हम लोगों ने मान रखी थी कितनी, 200। इसका मतलब है कि इसका आंसर भी निकल करके कितना आ गया, 20 हो गया। ठीक है, इसका मतलब बात फिर वही आई जो हम लोगों ने फ्रैक्शन के हिस्से में देखा था। ठीक है, इसका तो समझ में आ गया कि भाई अब तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगले वाले हिस्से में हम लोग समझने का प्रयास करें तो जरा इसको भी देख लेते हैं। 10% ऑफ द वर्क, चलो ये 10 लिखा हमने, 10 पर का मतलब ये दिया, उसके बाद सेंट का मतलब 100 से डिवाइड किया, उसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया, उसके बाद द वर्क, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है भाई। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी संख्या तो मुझे मालूम है ही नहीं। इसका मतलब है कि अब भी ये हमारा क्वेश्चन मार्क रह गया, और जब क्वेश्चन मार्क रह गया तो फिर प्लूरल के बारे में क्या सोचना, हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें तो आर हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, इज हुआ। तो चीज़ों को लॉजिकली समझेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के बातें क्लियर होगी। सिर्फ याद कर लेने से, रट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो घूम फिर करके बातें वही आती है, क्या कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया तो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी रूल में अगर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़े तो ध्यान से समझेंगे क्या लिखा जा रहा है। इसी का ये तीसरा कंसेप्ट है, परसेंट या फिर परसेंटेज ऑफ। ठीक है, लास्ट में आप लोगों के लिए तीनों का तीनों रूल एक साथ कंक्लूड कर दिया जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा आसानी से। अभी हम लोग डिटेल चल रहे हैं, परसेंट या परसेंटेज ऑफ, प्लस यहाँ पे कुछ नाउन आया होगा, इसके बाद हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। पता नहीं ये क्या होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने दो चीज़ें सीखा। क्या सीखा? पहला हम लोगों ने ये सीखा, फ्रैक्शन वाला हिस्सा था। किसका हिस्सा था? फ्रैक्शन ऑफ प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। दूसरा क्या था? दूसरा था न्यूमरल परसेंट ऑफ, इसके बाद कोई नाउन आया, हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। फ्रैक्शन का मतलब 1/10, 2/3, न्यूमरल का मतलब 3% ऑफ, 3% ऑफ, इस तरह के प्रयोग होते हैं। एक एक एग्जाम्पल दोनों का लिख दिया जा रहा है यहाँ पे। 1/10 ऑफ द बुक्स, अब यहाँ पे वर्क भी हो सकता है, केवल एग्जाम्पल लिखा जा रहा है। इसकी बात करें तो लिखा जा रहा है 10% ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे बुक्स होगा या फिर आप वर्क भी मान लो। ठीक है, इसके बाद वर्ब कैसा लगना था, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अभी फिलहाल सीखा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम लोग इसकी चर्चा करें तो ये क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल को ही हम लोग फोकस करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। लिखा जा रहा था 1/10 ऑफ द बुक्स, ये लिखा गया था पहले। अब यहाँ पता नहीं इज या आर क्या होने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल 1/10 ऑफ द वर्क इज आर। अगर हम लोग एग्जाम्पल के मदद से उसे समझने का प्रयास करें तो ऑफ के पहले या तो परसेंट है या परसेंटेज है, तो इसको गायब कर लेते हैं, इसे भी गायब कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ या परसेंट ऑफ। ठीक है, परसेंट ऑफ, या चलो इसमें लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ। दोनों क्लियर है, दोनों बातें एक ही है, अलग अलग नहीं है।
अब जरा जैसे इसके पहले वाले को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वैसे ही रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें इसको। अगर इसे हम लोग देखने का प्रयास करें तो पर का मतलब मैंने ये बताया, ये असेंट बोले तो नीचे 100, इसका मतलब है इसके पहले कोई न्यूमरल तो नहीं है। अगर न्यूमरल नहीं है तो इस न्यूमरेटर का जगह तो खाली पड़ गया। अब कहा जा रहा ऑफ द बुक्स, चलो बुक्स की संख्या हम लोगों को मालूम था कितना, 200 मांग लिए थे। इसका मतलब है कि अब इस कंडीशन में भी बुक्स काउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी इसका जो वैल्यू हो गया वो एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया। अब जब क्वेश्चन मार्क बन के रह गया तो प्लूरल के बारे में सोच ही नहीं सकते, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है मामला। अब अगर दूसरे के बारे में बात करें तो भी वही समस्या, परसेंटेज ऑफ, परसेंट पर का मतलब ये डी डिवाइड वाला साइन, उसके बाद सेंटेज का मतलब वही सेंट हो रहा है 100, उसके बाद ऑफ द वर्क, यहाँ इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता, और साथ ही साथ वर्क चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी वैल्यू भी नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में भी ये हमारा क्वेश्चन मार्क रह गया और इसके लिए अभी हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा। चूंकि जब प्लूरल रह गया उसके बावजूद भी सिंगुलर लग रहा है तो फिर सिंगुलर के लिए हम लोगों को तो सोचना नहीं है। अब जरा ध्यान देते हैं, इसके लिए हम लोग एक रूल निकाल लिए, क्या कि इस कंडीशन में चाहे PCN हो, SCN हो, UCN हो, इन सभी के लिए हम लोगों के पास एक ही उपाय है, क्या, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो तीसरी बातें, अब इस एग्जाम्पल को हम लोग हटा रहे हैं, इसे हटा रहे हैं, और तीसरी बातें निकल करके फिर से क्या आ गई हमारे लिए, परसेंट या परसेंटेज ऑफ प्लस कोई नाउन तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हम लोगों ने ये 3 बातें परसेंटेज से रिलेटेड सीख लिए। अब जरा ध्यान से एक बार बातों को रिकॉल कर दिया जाता है कि आखिर इस दूसरे के लिए और तीसरे के लिए क्या हो रहा है। पहले वाले के लिए हम लोगों ने और दूसरे वालों के लिए हम लोगों ने ये सीखा कि अगर मान लिया जाए PCN है तो PH भी, SCN है तो SH भी, और UCN है तो भी SH भी। ये बातें तो हमें इन दोनों के लिए समझ में आती है। और इसके लिए हम लोगों ने सीखा कि चाहे PCN हो, UCN हो या SCN हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हम लोगों को क्या लगाना होगा, ये। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब अगर मान ली जाए आप जैसे पहले याद करते थे वैसे ही याद करेंगे तो फिर चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर से भूलेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार से सीखते हैं, समझते हैं तो लॉजिकली आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लॉजिक के साथ आंसर देंगे, तुक्का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक अंतिम छोटा सा दायरा बच गया है, वो क्या है जरा हम लोग समझ लेते हैं। छोटा सा दायरा इसका, तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जिसका प्रयोग डायरेक्ट किए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें हाफ, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टर, ये भी फ्रैक्शन है। मोस्ट, रेस्ट, इसे में एक सम भी हम लोग लिख लेते हैं, ये भी फ्रैक्शन है। तो इसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो आखिर क्या है, सिंपल हम लोगों को समझना है कि इस तरह के कुछ अगर फ्रैक्शंस आते हैं तो अगर मान लिए जाए PCN है तो हमें PH भी लगाने होंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर SCN है तो हमें SH भी लगाने होंगे, और अगर UCN है तो हमें SH भी ही लगाने पड़ेंगे। कहोगे इसका आखिर कारण क्या है, तो हम लोगों को मालूम है कि भाई ये हाफ जो है, हाफ ऑफ वर्क भी हो सकता है, हाफ ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है। हम लोग अगर बात करें तो राइस का आधा, जैसे मान लीजिए 10 kg चावल है तो उसका आधा भी हम लोग पूछ सकते हैं, या मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं तो उसके आधे के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हाफ, क्वार्टर वगैरह जो है ये तो काउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जो काउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग होते हैं। तो जिस प्रकार के नाउन के लिए प्रयोग होंगे उस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर इसकी एग्जाम्पल की हम लोग चर्चा करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करें तो लिखा जा रहा है
रेस्ट ऑफ द मैंगो इज ऑब्लिक आर, और अगर यहां लिखा जाए रेस्ट ऑफ द मैंगोज इज ऑब्लिक आर, और लिखा जाए रेस्ट ऑफ द वर्क इज ऑब्लिक आर, तो आपका क्या राय होगा? जरा जल्दी सा आंसर बता दे। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब रेस्ट है, हम लोग देख रहे हैं। फिर पहले वाला कंडीशन आ रहा है, कुछ फ्रैक्शन का ही दायरा है। ऑफ आया, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होगा। मैंगो है, चूंकि सिंगुलर है, सिंगुलर लगा दिए। प्लूरल है, प्लूरल लगा दिए। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर लगा करके चलेंगे। तो आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा क्लास था। हम लोगों ने अपने टॉपिक को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। कुछ बातें बची हुई है, उसके बाद हम लोग मोडाल्स वर्ब की चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही टॉपिक में। तो फिलहाल हम लोग अपने क्लास को यही रोकते हैं। चीज़ों को बारीकी से समझते जाएं। पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।